हेलो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन। हेलो गाइस, एक बार फिर से एसीएल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को लास्ट 11th केमिस्ट्री का वीडियो प्राप्त हो चुका है और आप सभी ने अच्छे से देखकर समझ लिया होगा। साथ ही जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं उनको पीडीएफ फाइल जो है वो टाइम से अवेलेबल करवा दी जाएगी और आपको अपने नोट्स को भी मेंटेन करते हुए जाना है और कंटिन्यू वीडियो अगर आप देखोगे समझोगे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड आपके लिए चैप्टर बनता जाएगा। साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो विद्यार्थी अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं की है उन्हें मैं बता दूँ कोर्स काफ़ी लेंथी है, इसीलिए अगर आपने कुछ विशेष ठान रखा है एग्ज़ाम के लिए और अपने फ्यूचर के लिए तो आपको अपने विषयों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए और ख़ास करके केमिस्ट्री जैसे विषयों को पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो विषय होते हैं इसके अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लास्ट क्लास के अंदर परमाणु के बारे में पढ़ा था। परमाणु का नामकरण कैसे हुआ था, परमाणु के बारे प्रायोगिक रूप से जो परमाणु के बारे में सबसे पहले अवधारणा प्रतिपादित की थी वो जे थॉमसन ने 1808 में प्रतिपादित की थी, जिसके अंदर 7 मुख्य बिंदु थे जो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। इसके बाद में हमने उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए परमाणु के बारे में कई अपवाद देखने को मिले। परमाणु जो है अगर सबसे छोटा कण है तो वह रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाना चाहिए, विद्युत धारा को समझाना चाहिए, अणु के निर्माण को समझाना चाहिए। कई ऐसे पॉइंट्स जो थे जिसको वह समझाने में असफल रहा, तो बाद में पता चला कि इनसे भी कुछ ऐसे कण हैं जो छोटे हैं, अर्थात बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अस्तित्व के बारे में पता चला। तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हमने अवपरमाणु कण कहा। क्योंकि अवपरमाणविक कण इसलिए कहा क्योंकि ये परमाणु से के अंदर से उत्पन्न हुए हैं या परमाणु से भी छोटे, इसलिए हमने उसको नाम दिया अवपरमाणु कण। और एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि एक जो सिद्धांत था, जो माइकल फैराडे का 1830 के अंदर एक प्रयोग था विद्युत विसर्जन नली का प्रयोग। उसके अंदर कांच की नलिका थी जिसमें 2 इलेक्ट्रोड थे, एक एनोड और कैथोड। उन्हें उच्च वोल्टता की बैटरी से जोड़ दिया था और उसके ऊपर जो है वो वैक्यूम पंप लगा हुआ था जो कांच की नलिका के अंदर जितनी भी एयर है उसको बाहर निकाल दिया जाए, इस प्रकार से प्रयोग किया था। लेकिन वहाँ जो कांच की नलिका थी वो आंशिक निर्वातित नलिका थी, मतलब उसमें कुछ मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में गैस पाई जाती थी और उच्च ताप और निम्न दाब की स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित की थी। तब वहां पर कैथोड से एक अदृश्य किरण उत्पन्न हुई थी जो एनोड की तरफ गमन कर रही थी। उस किरण को हमने नाम दिया था कैथोड किरण। तो कैथोड किरण जो है वो आदर्श थी और आपने टेलीविजन के अंदर जो पर्दे पर चित्र देखने के लिए भी इसी कैथोड किरण का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने टीवी के अंदर, पहले पुरानी जो टीवी आती है उसके अंदर आपने देखा होगा, तो इसी प्रकार की व्यवस्था दे रखी होती थी। परंतु जे थॉमसन ने उसी कैथोड किरण पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो वह कैथोड किरण धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई थी और इससे ये पता चला कि कैथोड किरण नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई है और वो नेगेटिव पार्टिकल को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब हमें प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ना है, तो मेन पहलू को एक बार देखते हैं। प्रोटॉन की खोज कैसे की थी पहले मैं उसे भी बताता हूँ। ये जो सर्किट आपने
स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो वही परिपथ है। उसी के प्रकार कांच की नलिका है, जिसे कैथोड किरण नलिका कह रहे हैं। 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ऊपर वैक्यूम पंप लगा हुआ है, उच्च वोल्टता की बैटरी से जोड़ा हुआ है। इस परिपथ के अंदर जो नलिका है वो आंशिक निर्वातित है, मतलब हवा या वायु कुछ मात्रा में पाई जाती है। इसी प्रयोग को दोहराते हैं, लेकिन ये प्रयोग जो है वो कौन दोहराते हैं? गोल्डस्टीन दोहराते हैं। ध्यान रखना, ये जो प्रयोग है वापस कौन दोहराते हैं? गोल्डस्टीन दोहराते हैं। कब दोहराते हैं? 1886 के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो जब इस प्रयोग को दोहराया गया, इसमें चेंजेस क्या किया था? जो बैटरी जो थी उसको विपरीत सिरों से जोड़ना था। सिर्फ बैटरी जो है इसको अपोजिट कर दिया था। पहले जो जैसी व्यवस्था थी उसको अपोजिट कर दिया, मतलब धनावेशित भाग को ऋणावेशित के साथ में जोड़ दिया और ऋणावेशित भाग को धनावेशित भाग के साथ में जोड़ दिया। इस प्रकार जोड़ने के बाद वापस उच्च ताप और निम्न दाब की स्थिति में विद्युत धारा जब प्रवाहित की, तब इस बार एनोड से अदर्शित किरणें उत्पन्न हुई जो कैथोड की तरफ गमन करती थी। और कैथोड जो छिद्रित कैथोड से होती हुई उसके पीछे पर्दा जो लगा हुआ था जिंक सल्फाइड का, जिसे प्रतिदीप्ति पर्दा कहते हैं, वहां टकराने के बाद चमक उत्पन्न कर रही थी। तो इस प्रयोग के अंदर एनोड से अदर्शी किरणें उत्पन्न हुई, और वो एनोड से जो अदर्शी किरणें उत्पन्न हुई है उसे हमने नाम दिया कैनाल किरण, और वो धनावेशित कणों से बनी हुई होती है, इसलिए उसे कहते हैं धन किरणें भी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये जो प्रयोग है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन की खोज का अपोजिट है। बैटरी को अपोजिट करते ही जहाँ कैथोड से किरण निकल रही थी वहाँ एनोड से किरण निकलेगी। कैथोड से किरण निकली तो उसे कैथोड किरण कहा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, और एनोड से जो किरण निकलेगी उससे कैनाल किरण का, उसमें प्रोटॉन की खोज हुई, वो धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी। इस प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के खोज के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो प्रयोग था वो गोल्डस्टीन ने किया था, ध्यान रखना है। लेकिन प्रोटॉन की अगर खोज के बारे में पूछे कि किसने की, तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? 1920 में प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और साथ में नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने ही की थी। ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब न्यूट्रॉन के ऊपर आते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो सबसे लास्ट में हुई थी, मतलब फाइनली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की खोज हुई, और इसके बाद में न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ये चीज़ ध्यान रखना। इन्होंने क्या प्रयोग किया कि बेरिलियम जो होता है उस पर अल्फा किरणों का प्रहार करवाया। बेरिलियम पर अल्फा किरणों का प्रहार करवाकर एक उदासीन कण प्राप्त किया, जिसे हमने न्यूट्रॉन नाम देते हैं, या न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो न्यूट्रॉन जो है, जैसे ही उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा किरणों का प्रहार करवाया तो एक उदासीन कण प्राप्त हुआ, जिसे हमने न्यूट्रॉन नाम दिया। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 के अंदर की थी। ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर बेरिलियम के ऊपर किसका प्रहार करवाया था? अल्फा किरणों का। तो एक तो कार्बन परमाणु बना था और साथ में एक उदासीन कण प्राप्त हुआ था। ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों अपरमाणु कणों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी याद रखनी है। इस टेबल जो आपको दिखाई दे रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई ऐसे पॉइंट है, खासकर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी आपको पूरी रखनी है। तो मेन जो पॉइंट है वो मैंने इसमें ऐड कर रखे। आपको क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है और समझ के भी रखना है कि न्यूमेरिकल के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन, फिर है प्रोटॉन और लास्ट है न्यूट्रॉन। एक है हमारा ऋणावेशित कण, एक है धनावेशित कण, एक है उदासीन कण। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका प्रतीक इस प्रकार से, दूसरा इसका प्रतीक ये है और इसका प्रतीक ये आपको याद रखना है। अब हमें सबसे मेन है परम आवेश इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.62 × 10⁻⁻19। तो ये कूलॉम के अंदर मान आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन का परम आवेश कितना होता है, चीज़ ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है आवेश का, परम आवेश का, वो सेम होता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ सिर्फ आपको क्या लगाना है? प्लस लगाना है, ये ध्यान रखना। और इसका 0 होता है। अब हम बात करते हैं कि द्रव्यमान जो है वो केजी में आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको याद होना चाहिए। कैसे वैल्यू याद रखनी है? कितनी वैल्यू याद रखनी है? 9.109
इंटू 10⁻31, मतलब ये जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसमें सिर्फ यही कंपेयर याद रखना है, इन दोनों में से अधिक जो भार होता है वो किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। तो इसका मतलब यहाँ ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा भारी न्यूट्रॉन होता है और सबसे हल्का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपको पूरी टेबल याद रखनी है। साथ में इसमें कुछ और बातें याद रखनी है। खोज करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की, प्रोटॉन की खोज कई बार होता है गोल्डस्टीन ने की है, गोल्डस्टीन ने नहीं की है, किसने की है, रदरफोर्ड ने की, ये चीज़ ध्यान रखना। और लास्ट न्यूट्रॉन की खोज है जेम्स चैडविक ने की है। कब की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, तो 1897 के अंदर। प्रोटॉन की खोज कब की, 1920 के अंदर, 1920 के अंदर। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 के अंदर की गई। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज और छोटे छोटे कण होते हैं, तो परमाणु के अंदर परमाणु के मॉडल की आवश्यकता पड़ी कि कैसे ये कण जो है वो परमाणु के अंदर व्यवस्थित होते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो ये सारे जानकारी के लिए परमाणु मॉडल प्रतिपादित करने पड़े। लास्ट क्लास, जैसे लास्ट क्लास के अंदर 10th के अंदर आपने मॉडल परमाणु के देखे होंगे, 3 मॉडल पढ़े थे, लेकिन इस बार 11th के अंदर पूरी जानकारी के साथ परमाणु के 4 मॉडलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, पहला है जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तीसरा बोर का परमाणु मॉडल, चौथा जो सबसे मेन है वो है सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। ये पहली बार तुम लोग पढ़ रहे हो, तो इसे हमें समझना है। पूरे मॉडल को बहुत ढंग से समझने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं चैप्टर के अंदर हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहला जो मॉडल है हमारा, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो जे थॉम्सन ने दिया जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कब हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज, किसने की थी, जे थॉम्सन ने की थी। और कब हुई थी, 1897 के अंदर हुई थी। तो यहाँ एक वर्ष के बाद, मतलब 1898 के अंदर थॉम्सन ने परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया। और उनका पहला पॉइंट क्या था कि परमाणु एक धनावेशी ठोस गोला होता है, चीज़ ध्यान रखना। और इसकी त्रिज्या जो होती है इस गोले की, वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये चीज़ पहला आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश गोले में समान रूप से वितरित रहता है। परमाणु का जितना भी जो धनावेश होता है वो पूरे गोले में समान रूप से वितरित होता है, तथा इलेक्ट्रॉन उनके बीच बीच में धंसे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज धंसे होते हैं। अतः इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तरबूज के समान व्यवस्था पाई जाती है। जिस प्रकार तरबूज में बीज बीच बीच में धंसे हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर धनावेश के अंदर धंसे हुए होते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं मॉडल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धंसे हुए हैं। धनावेशित भाग पूरा धनावेशित गोला है, उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार बीज के समान धंसे हुए हैं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। और लास्ट उन्होंने पॉइंट बताया कि परमाणु उदासीन कण होता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अंदर। अब जे थॉम्सन के जो परमाणु मॉडल थी उसकी क्या कमियां थी उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली कमी ये थी कि परमाणु के अंदर जितना भी धनावेश जो था वो पूरे गोले में बिखरा हुआ माना, जो कि सबसे बड़ी कमी थी। क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि रदरफोर्ड का जब परमाणु मॉडल आता है तो इसमें संपूर्ण धनावेश नाभिक के रूप में केंद्र में स्थित रहता है, मतलब परमाणु के केंद्र में स्थित रहता है। परंतु इन्होंने धनावेश को पूरे गोले में बिखरा हुआ माना है। तो सबसे पहली कमी क्या थी, परमाणु का संपूर्ण धनावेश समान रूप से वितरित माना, जो कि सबसे बड़ी कमी थी। दूसरा,
इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गति को समझाने में असफल रहे, इलेक्ट्रॉन की गति को स्पष्ट नहीं कर सके, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ गति करता है, परंतु इस मॉडल के अंदर जब वो धंसा हुआ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की गति को समझाने में यह असफल रहा था। और तीसरा, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सके थे। परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों भाग जो है वो एक ही साथ रहते हैं और इस स्थिति में परमाणु का स्थायित्व संभव नहीं है, परंतु यह जो इसके स्थायित्व को समझाने में असफल रहे थे। इस कमियों को पूरा करने के लिए रदरफोर्ड ने एक नया परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग अपने चैप्टर को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और गति को भी बढ़ाएंगे। एक बार आपको वीडियो को समझना है और नोट्स को मेंटेन करना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि ACL और भी आपके लिए कार्य करे।